हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं ग्रिफिथ और मैक्लियोड मैकार्डी के बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। हर्शी और चेज ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था अबाउट जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। उन्होंने कहा कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है और उसको प्रूव करने के लिए 1952 में दो साइंटिस्ट आए थे, हर्शीज एंड चेज। तो इस एक्सपेरिमेंट का नाम है हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने क्या किया स्टूडेंट, इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरियोफेज लिए। बैक्टीरियोफेज का मीनिंग वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसको हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। देखिए यहाँ पर ये बैक्टीरियोफेज बनाया मैंने, ओके, और यहाँ पर भी ये बैक्टीरियोफेज है। तो बैक्टीरियोफेज का मीनिंग क्लियर है, मीन्स वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये था कि पता तो लग गया था कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है, लेकिन उसको प्रूव कैसे करें कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो उन्होंने क्या किया कि ऐसा कुछ करें कि ये कंफर्म हो जाए कि हाँ, बैक्टीरिया को जो इन्फेक्ट कर रहा है, यानी ये बैक्टीरिया जो बैक्टीरियोफेज हैं उनको बैक्टीरिया से अटैचमेंट करवाएंगे, ई कोलाई बैक्टीरिया यूज करेंगे। तो अब ये कंफर्म करने के लिए क्या डीएनए अंदर गया है या प्रोटीन कोट अंदर गया है, ये प्रूव करने के लिए उन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटोप लिए। एक लिया सल्फर का S35 और एक लिया फॉस्फोरस का P32। अब यहाँ पर बात ये आती है कि P32 यानी फॉस्फोरस वाला और सल्फर वाला, इनमें से जो बैक्टीरियोफेज है, यानी कि बैक्टीरियोफेज को जो मीडियम, एक मीडियम ले लिया उन्होंने S35 वाला और एक मीडियम ले लिया P32 वाला, और इसमें उन्होंने बैक्टीरियोफेज को ग्रो किया। तो बैक्टीरियोफेज को जब ग्रो किया तो ऑब्वियस है जिसके पास फॉस्फोरस ग्रुप है वो डीएनए कोड के पास है या फिर डीएनए के पास में, वो ही ऑब्वियस है कि वो मीडियम जिसमें कि फॉस्फोरस है उससे टैग हो जाएगा। और जिसके पास सल्फर है वो सल्फर मीडियम में ग्रो करने पर सल्फर से टैग हो जाएगा। तो स्टूडेंट हमें ध्यान है कि जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है उसके कंपोनेंट्स की हम बात करें तो उसमें नाइट्रोजनियस बेसेस होते हैं, पेंटोज शुगर होती है और फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो ऑब्वियस है कि जो डीएनए है, जो डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो फॉस्फोरस 32 P32 रेडियो एक्टिव मीडियम पर जब इसको ग्रो किया जाएगा तो जो डीएनए है वो रेडियो एक्टिव हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए प्रोटीन कोड मैंने बाहर बनाया, इस पे रेडियो एक्टिविटी का कोई भी इफेक्ट नहीं आया है। अब दूसरा इन्होंने क्या किया, दूसरा मीडियम लिया जिसमें S35 है और उन्होंने बैक्टीरियोफेज को ग्रो किया तो इसका जो प्रोटीन कोट है वो रेडियो एक्टिव हो गया। इसका रीजन क्योंकि प्रोटीन बनते हैं अमीनो एसिड से और कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं वो सल्फर भी रखते हैं अपने पास में। जैसे हम एग्जांपल दें तो मिथियोनिन का एग्जांपल दे सकते हैं कि जो मिथियोनिन होता है उसमें सल्फर होता है। तो मीन्स कुछ प्रोटीन ऐसे हो जाते हैं या प्रोटीन जो अमीनो एसिड से बनते हैं वो अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं कि उनमें सल्फर होता है और उसको जब हम इस मीडियम के साथ ग्रो करवाएंगे तो ऑब्वियस है वो उस रेडियो एक्टिव मटेरियल के साथ में टैग हो जाएंगे। तो इस तरह से हर्शीज और चेज ने सबसे पहले बैक्टीरियोफेज तैयार किए। देखिए ये जो बैक्टीरियोफेज है यहाँ पर इसका जो प्रोटीन कोट है वो रेडियो एक्टिव है। क्यों? क्योंकि उसको हमने S35 में डाला था। दूसरा ये वाला जो बैक्टीरियोफेज है इसका जो डीएनए वो रेडियो एक्टिव हो गया है। क्यों? क्योंकि उसमें फॉस्फेट था और फॉस्फेट ग्रुप की प्रेजेंस के कारण उसने P32 में को अपने आप से टैग कर लिया, यानी कि इसके जेनेटिक मटेरियल में, या हम कहें अभी जेनेटिक मटेरियल तो भी नहीं कह सकते, इसके डीएनए में डीएनए रेडियो एक्टिव हो गया। ओके, अब इन्होंने क्या किया, इस तरह से बैक्टीरियोफेज तैयार कर लिए और बैक्टीरियोफेज तैयार करने के बाद में इन्होंने ई कोलाई के साथ इनको अटैच करवाया। दोनों बैक्टीरियोफेज को अलग अलग ई कोलाई के साथ में अटैच करवाया और अटैच करने के बाद में इन्होंने जो रिजल्ट देखे उससे कंक्लूजन दिया कि हाँ, डीएनए ही फाइनली जेनेटिक मटेरियल होता है। तो इन्होंने अटैचमेंट किस तरह से किया उसके लिए 3 स्टेप पढ़ेंगे हम, ABC। A का मतलब अटैचमेंट मीन्स इन्फेक्शन, B ब्लेंडिंग और C सेंट्रीफ्यूगेशन। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं अपने बैक्टीरियोफेज के साथ में। ओके, स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से इन्होंने 3 स्टेप कंप्लीट किए थे, दैट इज अटैचमेंट, ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। तो हर्शी और चेज ने क्या किया, सबसे पहले अटैचमेंट, इसको इन्फेक्शन भी बोलते हैं। अटैचमेंट के अलावा इसको हम इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं कि उन्होंने ई कोलाई को इस बैक्टीरियोफेज से इन्फेक्ट करवाया, अटैच करवाया। ऑब्वियस एक ही मीनिंग है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ये जो बैक्टीरियोफेज है इसका प्रोटीन कोट है
वो रेडियो एक्टिव है, और यहाँ पर इसका जो डीएनए है वो रेडियो एक्टिव है। ओके, अब दोनों इकोलाई बैक्टीरिया ले लिए और अटैचमेंट करवाया, तो ऑब्वियस है, हमें पता है कि जब अटैचमेंट हो जाएगा तो एंटर कौन सा मटेरियल करता है, जेनेटिक मटेरियल करता है, यानी इसके अंदर एंटर कौन करेगा, डीएनए, और प्रोटीन कोड बाहर रह जाएगा। यहाँ भी ऐसा होगा कि डीएनए अंदर एंटर करेगा और प्रोटीन कोड बाहर हो जाएगा। अब इस प्रोटीन कोड को दूर करने के लिए नेक्स्ट स्टेप जो फॉलो किया वो ब्लेंडिंग फॉलो किया। ब्लेंडिंग में इन्होंने क्या किया कि जो एग्रीगेटर होते हैं, मीन्स कि कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनको इस सॉल्यूशन को तेजी से हिलाया जाता है, तो यहाँ पर हिलाने से क्या होता है कि जो प्रोटीन कोट होता है, जेनेटिक मटेरियल तो अंदर चला जाता है और जो प्रोटीन कोट होता है वो इससे थोड़ा सा दूर हो जाता है। यहाँ भी यही हुआ कि जेनेटिक मटेरियल तो अंदर चला गया और ये प्रोटीन कोट है ये दूर हो गया। ओके, अब इन्होंने जो ब्लेंडिंग प्रोसेस कर दिया, ब्लेंडिंग प्रोसेस के बाद अब जो थर्ड स्टेप फॉलो होगा वो होगा सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या किया जाता है, जो पर्टिकुलर सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब होती है उसमें इन्होंने इस बैक्टीरिया को लिया और अब सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस फॉलो किया जाएगा सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के अंदर, जिसमें क्या होता है कि जब बहुत तेजी से रोटेट होती है ये टेस्ट ट्यूब, तो कुछ सब्सटेंस एज ए प्रेसिपिटेट नीचे आ जाते हैं और कुछ जो होते हैं एक अपर सॉल्यूशन की फॉर्म में सेपरेशन शो कर देते हैं। ओके, तो आई थिंक अटैचमेंट और ब्लेंडिंग क्लियर हुआ। अब हम पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी हमारे पास ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, इनमें देखिए जेनेटिक मटेरियल अंदर जा चुका है, लेकिन हमें तो प्रूव देना था कि जेनेटिक अंदर जो मटेरियल गया वो कौन सा है। ठीक है, अब वो कैसे देंगे हम जो इनको सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद जो हमारे पास में प्रेसिपिटेट आएगा या जो अपर सॉल्यूशन आएगा उसमें ये देखेंगे कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहाँ प्रेजेंट है, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो बॉटम में सेटल डाउन होंगे और उससे हमें पता लग जाएगा कि जेनेटिक मटेरियल क्या था। ओके, तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं अपना सेंट्रीफ्यूगेशन का, उसको थोड़ा सा और क्लियरली देख लेते हैं कि किस तरह से सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने इस तरह की सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब होती है, इन सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में एक तरफ तो हम वो लेंगे जिसका प्रोटीन कोड रेडियो एक्टिव हो गया था, और दूसरा जगह वो बैक्टीरियोफेज लेंगे या वो बैक्टीरिया लेंगे जिसमें कि हमने बैक्टीरियोफेज यूज किया था, उसका डीएनए था वो रेडियो एक्टिव हुआ था। ओके, अब स्टूडेंट यहाँ हम बात करें कि हमने वो वाला ई कोलाई लिया जिसका प्रोटीन कोड रेडियो आइसोटोप से रेडियो एक्टिव हो गया था। ओके, यानी कि S35 वाला, और यहाँ पर हम वो वाला ई कोलाई लेंगे जिसमें हमने उसका डीएनए है वो रेडियो एक्टिव किया था, यानी P32 वाला। ओके, अब जब सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में इन दोनों टेस्ट ट्यूब को रख दिया जाएगा और सेंट्रीफ्यूगेशन होगा, तो यहाँ पर हमारे पास में नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें यहाँ पर प्रेसिपिटेशन ऑब्टेन होगा। ओके, और यहाँ पर अपर सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा। इसी तरह से यहाँ पर भी हमें नीचे जो है वो प्रेसिपिटेशन मिलेगा, पीपीटी मिलेगा, और यहाँ पर है हमें सॉल्यूशन मिलेगा। अब इन्होंने क्या देखा, जिसका प्रोटीन कोड रेडियो एक्टिव हुआ था। ओके, तो यहाँ पर ये जो बैक्टीरिया नीचे सेटल डाउन हुआ है, ई कोलाई का जो जेनेटिक मटेरियल या ई कोलाई, वहां पे कोई भी फोस्फो ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो इनको विजिबल नहीं हुए। क्यों नहीं हुए, क्योंकि बैक्टीरिया के साथ तो क्या आया, डीएनए आया। ओके, और डीएनए हमारा यहाँ पर रेडियो एक्टिव था ही नहीं, तो इसलिए हमें यहाँ पर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं मिलेंगे। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहाँ मिलेंगे, ऊपर, क्योंकि वो प्रोटीन कोट में थे और प्रोटीन कोट तो अलग रह गया। ओके, इसी तरह से हम जब इस एक्सपेरिमेंट पे आते हैं जिसका डीएनए हमने रेडियो एक्टिव किया था, तो यहाँ पर हम जो प्रेसिपिटेशन देखेंगे वो हमें रेडियो एक्टिव मिलेगा, और ये जो सब्सटेंस है जो अपर सॉल्यूशन बन गया ये रेडियो एक्टिव नहीं होगा। क्यों, क्योंकि दोनों ही जगह हमें नीचे बैक्टीरिया ऑब्टेन हुआ है। अब यहाँ पर ये पीपीटी रेडियो एक्टिव नहीं होने का मतलब क्या हुआ कि इसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही आया, और जो रेडियो एक्टिव था, जो प्रोटीन था, वो तो ऊपर रह गया,
इसका मतलब वो इस ई कोलाई में एंटर ही नहीं हुआ। और ये कैसे प्रूव करेगा कि यहाँ पर ये जो बैक्टीरिया है, दोनों ही केस में आया जेनेटिक मटेरियल, लेकिन ये रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डीएनए है वो ही रेडियो एक्टिव हुआ था और जो डीएनए है वो ही बैक्टीरिया में ई कोलाई में एंटर करता है, क्योंकि यहाँ पर जो रेडियो एक्टिविटी शो करेगा वो पीपीटी करेगा, ना कि ऊपर वाला सॉल्यूशन। यदि यहाँ पर भी पीपीटी ही रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की प्रेजेंस शो करता तो इसका मतलब तो ये हो जाता कि प्रोटीन कोड भी एंटर करता है और डीएनए भी एंटर करता है। लेकिन इस तरह से जो हमने डिफरेंस देखा उससे ये क्लियरिफाई हुआ कि बैक्टीरिया नीचे बॉटम में है और यहाँ पे वो रेडियो एक्टिविटी शो नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस तो उसका प्रोटीन कोड हुआ था, जेनेटिक मटेरियल तो हुआ ही नहीं था, मीन्स डीएनए तो हुआ ही नहीं था, और वो प्रोटीन कोड ऊपर रह गया। और यहाँ पर हमने डीएनए को रेडियो एक्टिव किया था और वो हमें यहाँ पर विजिबल है। ऊपर वाला जो सॉल्यूशन है वहाँ पर रेडियो एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि वो तो प्रोटीन कोड है। तो इस तरह से हर्शी और चेज ने अपने एक्सपेरिमेंट से फाइनली ये प्रूव कर दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है और वो ही ई कोलाई में एंटर होता है। और इसका कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं था, मीन्स ये फुल प्रूफ फिर वैलिड हुआ कि हाँ डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से इस एक्सपेरिमेंट से क्लियर हुआ होगा कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है। थैंक यू।